क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, माना कि दो धातु के घनों P और Q के क्रमशः x y आयतन है, M और N द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दुगनी है, Q का द्रव्यमान P का दुगना है। माना कि U इक्वल टू M बाई एक्स और V इक्वल टू N बाई वाई, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। एक तो आयतन है और आयतन के साथ साथ द्रव्यमान आ गया। तो द्रव्यमान को देख के घबराएं नहीं, पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। कहता है P और Q यानी P का आयतन x और Q का आयतन y है। ठीक है, P और Q के क्रम से x y आयतन, M N द्रव्यमान है। ठीक है, P का द्रव्यमान M और N का द्रव्यमान N है। ठीक है, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब कह रहा है Q की प्रत्येक भुजा P की दुगनी है। Q की प्रत्येक भुजा यानी y इक्वल टू y की जो भुजा है, मतलब जो भुजा है Q की, वो P से क्या है, दुगनी है। तो P का आयतन क्या है, x, और Q का आयतन क्या है, y। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 3x। क्यों, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अगर दुगना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा टोटल y इक्वल टू 8x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो y इक्वल टू 2 टू द पावर 3x मैंने लिखा, इससे आप घबराए नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x, ये अलग से 2 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि y आयतन है और x भी आयतन है, दोनों अलग अलग P और Q के आयतन है। तो आयतन में कह रहा है ना, चूंकि जो y की भुजाएं हैं वो x की भुजाएं से क्या है, दुगनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर केवल हम भुजा लेके चले, y की भुजा और x की भुजा, तो जाहिर सी बात है अगर हम एक भुजा का मान ले r y की और x की भुजा मान ले q, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2q। तो भुजाएं आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी, ऊंचाई भी दुगनी है, तो 2 टू द पावर 3, तो ये 8x होगा। इसके बाद कह रहा है Q का द्रव्यमान P का दुगना है। Q का द्रव्यमान क्या है, Q का द्रव्यमान है N, ये क्या है, N इक्वल टू 2m। ये हो गया समीकरण नंबर 2, बन गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है माना U इक्वल टू M बाई एक्स और V इक्वल टू N बाई वाई। तो V इक्वल टू N बाई वाई है, तो N का मान क्या है, N का मान है 2m। अब सवाल है कि हम इसको पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये U और V को हमें रिलेट करना है और U और V को रिलेट करने के लिए दोनों तरफ बराबर मान रखने पड़ेंगे। तो N की जगह हो गया 2m और Y की वैल्यू क्या है 8x, काट दो, m बाई 4x। अब ये 4 इधर चला गया, यानी 4v इक्वल टू m बाई एक्स, ये हो गया। ये 4 जो है यहां आ जाएगा, तो 4v इक्वल टू m बाई एक्स, और m बाई एक्स, m बाई एक्स की वैल्यू क्या है u, तो 4v इक्वल टू यहां क्या कर देंगे u, 4v इक्वल टू u कहां पे है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक शिक्षक है और 3 छात्र हैं, तो कुल कितने हैं, 4, और इनकी औसत आयु कितनी है 20, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 80 वर्ष। औसत का फॉर्मूला होता है ना, सबका योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 4 और औसत है 20, तो 20 का 4 में गुणा कर दिया, तो टोटल योग कितना आ गया उम्र का 80 वर्ष। अब कह रहा है तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी तीनों छात्रों की जो उम्र है वो समान है। शिक्षक जो है प्रत्येक छात्र से 20 वर्ष ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल 80 आया है इसमें से पहले 20 घटा दो, तो कितना बच गया
60। अब ये 60 में 4 हैं, यानी 3 विद्यार्थी और एक शिक्षक, 4 से भाग दे दो तो कितना आ गया? 15। अब ये पता चल गया कि जो छात्र हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 15, 15 और 15। और जो अध्यापक होगा, अध्यापक, उसकी उम्र में ये 20 जोड़ देंगे जो घटाए हैं, तो अध्यापक की उम्र क्या होगी? 35 वर्ष। ठीक है। औसत का प्रश्न है। औसत में इतना डेप्थ में नहीं पूछता कि आपको बहुत फार्मूला जानने की जरूरत है, आसान वे में है। 3 छात्र हैं, एक अध्यापक है, टोटल है 4। इनकी औसत आयु है 20, तो 20 चौका 80, 80 कुल वर्ष हो गया। 80 में से हमने 20 घटा दिया। क्यों 20 घटा दिया? क्योंकि अध्यापक 20 वर्ष ज्यादा है, तो घटा दिया तो बचे 60। अब उस 60 में तीनों छात्र और टीचर, इन सब की आयु बराबर होगी, तो 4 से भाग दे दिया, 15 आ गया। तो छात्रों को 3 छात्र हैं, तीनों की उम्र 15-15 हो गई। और जो चौथा 15 था उसमें हमने ये 20 जोड़ दिया क्योंकि वो अध्यापक है, तो कितना आ गया? 35 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये है प्रश्न, इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और इतने में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी हो तो उसने कार कितने रुपए खर्च किए थे? ठीक। माना कार का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस 100 रुपए था, तो विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस, क्योंकि 20% हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? 80 में। 20% की हानि हो रही है, तो अगर उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 था, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20 कम कर देंगे, 80 हो गया। अब सीधा सीधा कह रहा है ये जो दिया हुआ है, ये दिया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे 80 रुपए विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस, तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा 100। एक होगा तो ये होगा 100/80। अब कितना है? इतना है तो क्या होगा? 100/80 गुणित, काट दो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। ठीक, गुणा कर दीजिए। बटे 4, भाग दे दो। 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 4 पंचे 20, ये आ गया 375000, 375000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कॉम्प्रेहेंशन। स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका के चालू कंद यूरोप लाए, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तरभूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। आयरलैंड वासी शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए और वे मुख्य रूप से उसकी एक बृहत्कार किस्म लंपर आलू को उगाने लगे, जिसकी अनुवांशिक भंगुरता को एक कवक फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस ने आने वाले समय में निर्मलता से अनावृत कर दिया। 1845 में इस घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया या विस्थापित कर दिया। अब देखते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिच्छेद के क्रांतिक संदेश को सर्वोत्तम प्रेषण करता है? किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। इसको होल्ड पे रख लेते हैं, लेकिन एडवाइस है ये। किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। गलत बात है। पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया रोका नहीं जा सका। यह भी गलत है।
किसी समांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। बिल्कुल, ये ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ए को काट दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है प्रश्न, भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। ऐसे भी क्षेत्र है जहां कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य है, और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाले 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं अस्थायी रूप से उस क्षत से ग्रसित हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्य एवं पोषकों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने से ही हो चुकी है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। इससे उनको विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। ठीक है, उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वास्थ्य समकक्षों से लगभग 1/4 कम होती है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ है? ठीक है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। ये भी सही है। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, दलहन की प्रजाति पूसा अरहर 16 को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों अंततः संपूर्ण भारत में उगाए जाने सकने की संभावनाएं हैं। उनकी उत्पादकता लगभग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी, और चूंकि उसके आकार में एक रूपता होगी, उसकी कटाई मशीनों से भी संभव होगी एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों को जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं के लिए एक आकर्षक विशेषता होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरहर का पुआल धान के पुआल के विपरीत हरा होता है और उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। धान के पुआल में परेशानी यह है कि सेलखड़ी की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की, जो आसानी से उसका अपघटन नहीं होने देती। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे हुए पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटोवेटर चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेजी से अपघटित हो जाते हैं। यह कार्य धान के बचे हुए ठंठलों के साथ कठिन है, किंतु जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जोता जा सकता, इसलिए कृषक साधारणतः इसे जलाने का आसान रास्ता चुनते हैं। ये जो पराली वाला इशू छाया रहता है, बीच बीच में जब धान खेती होती है तो किसान पराली जला देते हैं, पॉल्यूशन हो जाता है, लोग शोर मचाते हैं, और धान की खेती पानी भी ज्यादा लेती है, आजकल जलस्तर भी नीचे गिर रहा है, तो उसी संबंधित यूपीएससी ने इसको दिया। अब देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। यह है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष है जो उपयुक्त परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं? धान की तुलना में दलहन उगाने की कृषकों की आय अधिक होगी, ये नहीं कहा है कहीं। दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये कहा है। दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए किया जा सकता है, यह भी कहा है। उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। मशीनीकृत खेती ठूठ जलाने का प्रमुख कारक है, यह भी गलत। 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला परिच्छेद, भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
मानसून ऋतु के आने के समय जलाशय में जल को निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप से छोड़ा भी जा सके। परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है उपरोक्त परिच्छेद संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अधिक आत्मनिर्भरता के कारण है। बिल्कुल। बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया, यह भी सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साफ साफ क्लियर इसमें दिया हुआ है। अगला परिच्छेद में कहता है भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से तथा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएं थी जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी है और इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए। कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण एवं शिक्षा, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा से सर्वाधिक तर्कसंगत और आर्थिक तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? विकास की तलाश में अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पुनर्विचार किया जाए एवं उसे परिभाषित किया जाए। बिल्कुल सही है। भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उसमें पर्याप्त निवेश किया। यह भी सही, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छियालीस भी है। उपरोक्त परिच्छेद संदर्भ निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई है। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार की बड़ी संख्या में सृजन किया तथा इसके वृद्धि संयोग को बनाए रखा जाए। ना, आर्थिक उदारीकरण से वृहद आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी हटेगी, रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। ये भी नहीं। तो 46 में डी, ना तो 1 और ना ही 2। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न विकल्प प्रदान करता है: 10% और 20% की क्रमिक छूट, तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। 20% और 10% क्रमिक छूट, तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। पहले 10% सेवा कर का भुगतान, तदुपरांत 20% और 10% की क्रमिक छूट। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी ये संख्याएं यानी 2 बार 10 है, 1 बार 20, यहां पर भी 2 बार 10 है, 1 बार 20, यहां पर भी 2 बार 10 है, 1 बार 20, तो इन सब की वैल्यू समान होगी। चाहे आप पहले डिस्काउंट दे के फिर सेवा कर लगाएं या सेवा कर लगा के तब डिस्काउंट दें, अगर नंबर्स उनके समान हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट आंसर है, यानी ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। आप इसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो कि एक दुकानदार कीमत है 100 रुपए, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपको दिखाते हैं, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है। अब इस पे 10% की छूट देगा, यानी 10 रुपए घटा दिया तो कितना हो गया? 90 रुपए। अब 90 रुपए पे 20% की छूट दे देगा। चलिए 90 पे 20% की छूट दे दीजिए,
यानी 18 रुपए की छूट दे दिया, तो 90 में से 18 घटा दीजिए, 72 आ गया, 72। अब कह रहा है 10% का सेवा कर, 72 का 10%, 72 का 10% निकाल लीजिए, 7.2, तो 72 और ये 79.20 आ गया। ठीक है, ये पहले से हो गया। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं। 20% और 10% की क्रमिक छूट है। चलो 100 रुपए पे 20 रुपए की छूट दे देंगे 20% की, तो 20 घटा दिया तो कितना हो गया 80। फिर 10% की छूट दे रहा है तो 8 घटा दो, कितना हो गया 72। फिर कह रहा है 10% सेवा कर, 7.2, तो 7.2 इसमें ऐड कर दो, तो 7 2 9, 79.20। इससे भी सेम आया 79.20, इसका भी आया 79.20, इसका भी निकालेंगे 79.20 आएगा। कभी भी जब छूट की नंबर्स और सेवा कर के नंबर इक्वल होंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, अर्थात ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। 48 में कह रहा है ए से जेड तक के सभी वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI इक्वल टू 1578, DEF इक्वल टू 1912, तो ABC किसके बराबर होगा। ऐसे प्रश्न में 7 8 9 और ये कितना हो रहा है 1578, और इनका नंबर क्या होता है, जो इनकी पोजीशन होती है लेटर में, आप ए बी से ए से जेड तक लिखेंगे तो ए नंबर 1 पे आएगा, जेड 26 पे जाएगा। उसी तरह जी लेफ्ट से 7 होगा, एच लेफ्ट से 8 होगा, आई 9 होगा। इस 789 इसको हम 790 मान लेते हैं 89 को, और यहां दिया है 1574, 790 का मतलब लगभग 800, और लगभग 800 और ये 1574 को लगभग 1600 मान ले, यानी दुगुना हुआ है। तो यहां क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, 2 1578, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15, डबल करने पे आ गया। अब इसको हम देखेंगे DEF 4 5 6, 2 का गुणा करो, 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 चौके 8 1 9, 912 आ गया। तो ABC 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 246। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्नों को आप जैसे इन पे पोजीशन लिखेंगे अपने आप हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ACPQ BESU, ए को 1, इसको 3, इसको 16, इसको 17 कहते हैं, इसको 2 5 19 21 करते हैं। अब देखो क्या हुआ, +1 +2 +3 और +4 हुआ। अब कह रहा है MNGI 13 14 7 और 9, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसमें +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसमें +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये होता है NPJM। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है प्रश्न। लिमिटिंग कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है, बेसिक न्यूमरेसी हैं, इसे आप मैथ समझ के हल ना करें, बस आप ये देखें कि बेसिक न्यूमरेसी प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं। 1/2 to the power -6
1/2 टू द पावर -6 का मतलब होता है 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। 1/4 टू द पावर -3 का मतलब हो गया ये 4 टू द पावर 3। 1/3 का -4 ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4। 1/6 का -2 ये हो जाएगा 6 पावर 2। अब 2 टू द पावर 6 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64। 4 टू द पावर 3 का मतलब हुआ ये भी हुआ 64। 3 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 दिया 81 81। 6 पावर 2 का मतलब हुआ 6 इंटू 6 बराबर 36। अब आप खुद ही देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 1/2 मीटर 8 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हो। इसका मतलब होता है कि इनके पूर्णांक गुणज हो, अर्थात इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन भिन्न को हम सरल करेंगे। 3 1/2 को 3 दूनी 6 7/2 कह सकते हैं। 8 3/4 को 8 चौक 32 3 35/4 कह सकते हैं। यानी 7/2 और 35/4 का हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। और जब भिन्न का हम HCF लेते हैं, इसका फार्मूला होता है अंश यानी न्यूमरेटर का HCF, हर यानी डिनोमिनेटर का LCM। चलिए निकालते हैं। 7 और 35 का HCF और 2 और 4 का LCM। HCF का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो उन्हीं दोनों संख्याओं के अंदर निहित हो। जैसे ये 7 है, ये 35 है, यानी 7 से भी ये कटेगा और ये भी कट जाएगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 7। और 2 और 4 का LCM मतलब आगे वह छोटी छोटी संख्या, तो इनका LCM क्या हो जाएगा? 4। 7/4 4 एक कम 4 1 सही 3/4 मीटर, 1 सही 3/4 मीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखते हैं, कह रहा है निम्न आंकड़ों विचार कीजिए। 1911 से 21 में जन्म दर ये है, मृत्यु दर ये है। 21 से 31 में जन्म दर ये है, मृत्यु दर ये है। 31 से 41 में जन्म दर ये है, मृत्यु दर ये है। 41 से 51 में ये है। 51 से 61 में ये है। 61 से 71 में ये है। 71 से 81 में ये है। किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी? प्राकृतिक विकास दर का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है? जन्म भी होगा, मृत्यु हुई होगी, ये सब प्राकृतिक सत्य है। तो जहां पे नंबर यानी डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं क्या होगा? अधिकतम होगा। कह रहा है ना प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। चलिए देखते हैं मैक्सिमम किसमें किसमें हो सकता है। इसमें तो मैक्सिमम नहीं आएगा, इसमें लगभग 10 के आसपास आएगा। 45 31 में 9 5 14 14 के आसपास आएगा। ये 40 है, ये 27.4 है, लगभग ये 13 के आसपास आएगा। यहां पे 41.7 और 22.8 18.9। यहां पे देखते हैं 41.10 18.90 22.20 37.10 14.8 22.3। मैक्सिमम किसमें आ रहा है? इसमें तो 1971 टू 1981 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक विकास की दर सर्वाधिक यहीं पे है। अगला प्रश्न 53,
1.272727। इनमें से किसके समान है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, ये वाला एरिया है, ये लगातार रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो एज इट इज 127, और दशमलव के पहले कौन सी संख्या है 1, इसमें माइनस कर दो, और जितने अंक दशमलव आप आगे बढ़ाए उतने बार 9 आप नीचे लिख दो। ये आपने जहां पर दशमलव पढ़ा होगा वहां ये सीखा होगा। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये होगा 126/99। 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 चौक 36 और 11, ये हो गया 14/11। 14/11 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पे प्रत्येक बार 2 शेष बचेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, अब 1000 के आसपास यानी 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो उसको हम 3 से, 4 से, 5 से, 6 से विभाजित करें तो हर बार शेष 2 ही आना चाहिए। ऐसा प्रश्न जब भी आए, जो संख्या दी हो सबसे पहले आप उनका एलसीएम ले लो। तो आप 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा 60। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, एलसीएम आ गया 60। अब हमें 60 जो है 2 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 4 अंकों वाली संख्या। तो चलिए कल्पना करते हैं, अगर 60 का हम 20 गुना कर दें तो लगभग 1200 होगा। ठीक है, 19 गुना कर दें तो भी लगभग ज्यादा ही होगा। अगर 18 कर दें 1080 आएगा। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर 17 कर दें, 17 × 50, 17 छक्का 102, 1020 वह न्यू। अब 16 पे जाएंगे, 16 भी ट्राई कर लो, तो ये 3 अंकों में आ जाएगा। यानी 17 गुना करने पे जो 4 अंकों की मिनिमम संख्या होगी वो क्या होगी 1020। यानी 1020 वह संख्या होगी जो 2 से, सॉरी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि विभाजित करने पे 2 शेष आए, तो इसमें +2 कर देंगे, तो 1022। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आसानी से आ जाएगा। कौन है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है हमारा। प्रश्न में कहता है एक शहर की वयस्क समष्टि, ठीक है, 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। अब कई लोग इसको पढ़ते ही उनका दिमाग खराब हो जाएगा, 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। चलिए, विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है? यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है, इनमें कोई विधवा और विधुर भी नहीं है, तो हमें ज्ञात करना है कि विवाहित समष्टि का प्रतिशत क्या है, यानी उस जगह पर रहने वाले लोगों में कितने % लोग विवाहित हैं। अब कोई विधवा नहीं है, कोई विधुर नहीं है, एक पुरुष ने एक अधिक से महिला से विवाह भी नहीं किया है, तो कई लोग इस प्रश्न को इसी पे छोड़ देंगे कि 40% पुरुष और 30% महिला है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पुरुषों का कुछ हिस्सा होगा, नंबर होगा, उसका जो 40% है वो, इसी तरह महिलाओं की भी कोई संख्या होगी, उसका जो 30% है वो विवाहित है। संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए परसेंटेज पे नहीं जाना,
तो चलिए मान लेते हैं, माना महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है, तो मान लेते हैं, और इनमें से 30% विवाहित हैं। तो विवाहित महिला कितनी होंगी, 30। और अगर 30 महिलाएं विवाहित हैं तो 30 पुरुष भी विवाहित होंगे। तो विवाहित पुरुष ये भी कितने हो गए, 30। अब इंपॉर्टेंट हमें यह पता करना है कि पुरुष हैं वास्तव में कितने, क्योंकि महिलाओं को तो हमने 100 मान लिया है, पुरुष कितने हैं निकालना है। कह रहा है 40% पुरुष विवाहित हैं, अर्थात जो ये 30 है संख्या, ये वही 40% है। तो ऐसे निकालो 40% पुरुष बराबर हैं 30 के। 1% 30/40, तो 100%, चूंकि परसेंट 100 पे ही होता है, तो 100 गुणित 30/40, ये काट दिया 25, 25 दिया 75। तो ये हो गई स्त्रियों की कुल संख्या और ये हो गई पुरुषों की कुल संख्या। यानी अब उस जगह पे जो कुल जनसंख्या है स्त्री पुरुष की, कुल जनसंख्या ये हो जाएगी 100 और 75 बराबर 175 के। और 175 में से विवाहित कितने हैं, 60। 30 महिलाएं और 30 पुरुष, ये क्या है, विवाहित हैं। टोटल संख्या क्या है, 60। तो अब निकाल लेते हैं, परसेंटेज ही पूछ रहा है। 175 में विवाहित हैं 60, तो 1 पर 60/175, तो 100 पर 100 गुणित 60/175। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 4 छंग 24, 240/7, भाग दे दो, 7 त्रिक 21, 3, 7 चौक 28, 34 सही 2/7%। 34 सही 2/7%, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। ठीक है, कह रहा है 51, 27, 35, 62, 75 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 को 100 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो आप ऐसे लिखो, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 75 इंटू 62, 100 से विभाजित करेंगे, इसको फैक्टर में बना लो, 25 इंटू 4 लिख लो। मैंने 25 इंटू 4 क्यों लिखा, क्योंकि 25 से हम 25 को कॉमन के तौर पे बाहर नहीं, 25 से 75 को काट देंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं, 3 हो गया। अब हमें 4 से डिवाइड करना है, और ध्यान रखना ये 25 हमने बाहर निकाल लिया, जिससे हमने इन्हें छोटा किया, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 51 में 51 में अगर आप भाग दोगे तो 12 चौक 48, रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, 3। 27 में 4 से भाग दोगे, 4 6 24, 4 6 24, तो 3 27, 3 शेष बचेगा। 35 में 4 से भाग दोगे, 4 8 32, 3 शेष बचेगा। ये 3 पहले से है। और 62 में 4 से भाग दोगे तो 15 चौका 60, यानी शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको फिर 4 से भाग दो। अब ये 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक शेष बचेगा। 3 इंटू 3 9, 9 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो एक शेष बचेगा और ये 2 रहेगा। ठीक है, ये 2 आ गया। अब जो ये 25 से हमने इसको छोटा किया था उसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूना 50, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
₹2500 के धनराशि को XYZ में 1/2 (2) 3/4 (5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या होगा? तो 1/2, 3/4 और 5/6। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 12, 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, 3 तिरिका 9, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। इनको जोड़ लो। 10 और 9 19 और 6 टोटल कितना होगा? 25। और ये अमाउंट कितना है? 2500। 25 से 2500 में 25 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसका होगा 600, इसका होगा 900 और इसका कितना हो जाएगा? 1000। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो माइनस कर दिया। कितना आ गया? 400। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान प्रश्न था ये, बिल्कुल कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा सोच का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और आप इन प्रश्नों से, चूंकि ये प्रीवियस ईयर है, इन प्रश्नों से बहुत मिरेकल तो नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, बट इनसे आप ये सीख सकते हैं कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो बहुत कठिन नहीं है, बट इसको करने का तरीका हमारा आसान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 58। ये तो एकदम आसान से हो जाए। n की किसी मान के लिए संख्या 10n+1 में अंकों का योग 2 है। किसी पूर्ण संख्या n के लिए, किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए करोगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे n की वैल्यू अगर आप 0 रख लोगे तो भी 1 + 1 2 आएगा। n की वैल्यू 1 रख लोगे तो 10 और 1 11, 11 में 1 1 जोड़ोगे 2 आएगा। n की वैल्यू 3 रख लोगे तो क्या 2 रख लोगे तो 10 दाएं 100 हो गया। 100 में 1 जोड़ दोगे 101, 101 के अंकों को जोड़ोगे तो भी 2 आएगा। 10⁻³ लोग हमेशा इनका अंकों का योग क्या आएगा? 2 ही आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ज्यादा सोचने के लिए जगह नहीं थी। 59। एक कक्षा में 3 समूह हैं ए बी सी। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी को बी से 2 विद्यार्थियों को सी में स्थानांतरित किया तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? अब याद रखना, कक्षा में 3 समूह ए बी सी है और कक्षा का जो औसत भार ए बी सी तीनों का मिला के है। और औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल योग बटे नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी जितनी संख्या हो। तो कुल योग ए में जितने थे, बी में जितने थे, सी में जितने थे, सबको जोड़ दिया गया था और जितनी संख्या उनसे भाग दिया गया था तो कक्षा का औसत आया था। अब उनमें से संख्या को इधर से निकाल के इधर करें या इधर से निकाल के इधर करें, सेक्शन कितने भी चेंज करें, अपर्याप्त आंकड़ों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह बढ़ जाएगा, यह घट जाएगा, यह वही रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60। मूल्य वर्गों 50, 100, 200, 500 और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है एक समय में कम से कम 3। कम से कम 3 का मतलब होता है कि हम 4 लेके भी बना सकते हैं, 5 भी लेके बना सकते हैं, लेकिन 2 और 1 लेके नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब टोटल मूल्य वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5C3 एक ये हो सकता है। दूसरा कह रहा है कम से कम 3, अधिक से अधिक हम 4 भी ले सकते हैं, तो 5C4 और 5C5 ये ले सकते हैं। चलिए इसको हल कर देते हैं। ये आ गया 10, ये आ गया 5 और 5C5 का कितना होगा? 1, तो 10, 5 और 1, ये कितना आ गया? 16। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।